काम सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे, कारण तुम्ही सगळे आज किनाऱ्यावरती आलायत, म्हणजे तुम्ही सगळे पर्यटक आहात. तुम्ही वेगवेगळ्या किनाऱ्यांवरती जाता. तुम्हाला जो संदेश द्यायचा है तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं गरजेचं, म्हणून हिंदीमध्ये बोलतो. ठीक है. अभी आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री देखी दो, उसमें से पहली थी सह्याद्री निसर्ग मित्र, एक एनजीओ है चिपलुन की, उनकी डॉक्यूमेंट्री थी, जिन्होंने इस काम को सन 2002 में यहाँ पर शुरू किया. दूसरी डॉक्यूमेंट्री थी वो मुंबई तरुण भारत की तरफ से थी. अब शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी के लिए जिस कहानी की शुरुआत सन 2002 में शुरू हुई. सन 2002 में सह्याद्री निसर्ग मित्र चिपलुन की एनजीओ के लोग एक बर्ड के ऊपर काउंट का काम कर रहे थे, जिसका नाम था व्हाइट बेलिड सी ईगल, जिसका पेट पूरा सफ़ेद होता है और वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया में शोर के पास बड़े पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है. उसका जब काउंटिंग चल रहा था तो 3 वेड़ास के बीच पर आई, बीच पर घूम रहे थे उसका नेस्ट ढूंढने के लिए. तब उन्हें इस बीच के रेत पर अंडे के एम्प्टी शेल्स मिले. उन्होंने गांव में लोगों से पूछा कि असल में ये जो एम्प्टी शेल्स मिले ये किस जानवर के या किस पंछी के हैं. शुरुआत में किसी ने भी मुंह नहीं खोला. गांव में काफ़ी लोगों से बात करने के बाद भी किसी ने मुंह नहीं खोला. लेकिन पहली डॉक्यूमेंट्री में जो एक बुजुर्ग थे जो अंडे निकाल रहे थे, उनका नाम गोपीनाथ महाडिक है. वो आज 86 ईयर्स के हैं और वो जब 4th में थे तभी से वो ऐसे फीमेल्स के अंडे चुराया करते थे. उन्होंने सबसे पहले एनजीओ के लोगों को बताया कि यहाँ पर ठंड के सीज़न में मादा कछुआ पानी से बाहर निकलता है, रेत में अंडे देता है और हम गांव के लोग उन अंडों को चुरा कर खाते हैं. एनजीओ के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इसके ऊपर काम होना ज़रूरी है. क्योंकि सह्याद्री निसर्ग मित्र कोकण में या सह्याद्री में जो भी बर्ड्स या एनिमल एंडेंजर्ड होते हैं उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं. यहाँ पर इन्हें इस टर्टल के बारे में कुछ भी पता नहीं था. हमारे ईस्ट कोस्ट में उड़ीसा नाम का एक राज्य है जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ये टर्टल्स नेस्टिंग के लिए आते हैं. वहाँ पर दक्षिण फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ है, उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद ली गई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और यहाँ पर इस काम की शुरुआत हुई. विलास में यहाँ पर शुरुआत हुई, इसी वजह से विलास का नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया. लेकिन तभी साथ ही साथ 60 गाँव में ये काम शुरू किया गया था. एक वक्त ऐसा था जब कोस्टल महाराष्ट्र में 5 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, डहाणू, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग. 5 डिस्ट्रिक्ट में 60 गांव में ये काम की शुरुआत हुई. लेकिन 5 गांव में नज़ारा कुछ ऐसा ही था. गांव के लोग नेस्टिंग पीरियड के दौरान बीच पर जाते थे, फीमेल आ गई तो उसके अंडे चुराकर घर पर लेकर आते थे. जिन्होंने पहला डॉक्यूमेंट्री देखा उसमें आप लोगों ने अंडे गिरते हुए देखे थे. असल में ऐसे अंडे गिरते हुए कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि फीमेल सरफेस पर होती है और वो अपने नीचे 1 से 1.5 फीट का एक गड्ढा तैयार करती है और उसमें सारे अंडे देती है. ये जो हम लोगों ने वीडियो किया था ये हम लोगों ने पोचर से ही सीखा था कि किस तरीके से उसको डॉक्यूमेंट करना है. अगर वीडियो बनाना है तो क्या करें. लोगों ने बताया जब फीमेल आती है अंडे देने के लिए तो हम पीछे से रेत निकालते हैं, थैली लगा देते हैं, सारे अंडे थैली में गिरते हैं. हम पूरे अंडे देने के बाद उस थैली को गांठ मार के घर पर लेकर जाते हैं. और फिर करते क्या थे, एक घर के पीछे के आंगन में या जहाँ पर गाय भैंसें बांधी जाती है ऐसे जगह पर चूल्हा तैयार किया जाता था. इन अंडों को ऑमलेट बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे ये कभी भी घर के अंदर लाए नहीं जाते थे. उन्हें वहीं पर बनाना है, वहीं पर खाना है. लेकिन मराठी में एक चीज़ कही जाती है कि पाप केलं असेल तर ते धुवावं लागतं. अगर पाप किया है तो उसको धोना पड़ेगा, यानी प्रायश्चित करना पड़ता है. यहाँ पर नज़ारा या यहाँ पर चीज़ थोड़ी अलग थी. गांव के लोग शौक से उस अंडों को खाते थे. उन्हें पता था कि विष्णु का दूसरा अवतार यानी कूर्मा अवतार ये समुद्री कछुआ है. अंडे तो खाने थे, लेकिन अंडे खाने के बाद, ऑमलेट खाने के बाद जिसने भी वो ऑमलेट खाया बगैर नहाए उसे कभी भी घर के अंदर नहीं लिया गया. यानी पाप किया है तो धोकर फिर अंदर आ गया. लोग नहाते थे, आते थे, लेकिन लोगों ने ये काम करना कभी बंद नहीं किया. लोगों को शौक था कि ये सब कुछ करना है. और तब एक वक्त ऐसे था, अगर ये पूरी शोर लाइन है तो यहाँ पर लोग कुछ दूरी पर बैठा करते थे रात के वक्त. जो भी फीमेल सामने से आएगी, अगर कोई फीमेल मेरे सामने से आ रही है तो उसके सारे अंडे मेरे, अगर वहाँ से आती है तो जो बंदा वहाँ पर बैठा होगा वो सारे अंडे उसके. मतलब मैं उसके फीमेल के अंडे उठा नहीं सकता. एक वक्त पे एक मादा 80 से 150 तक अंडे देती है. ये सारे अंडे लोग घर पर लेकर आते थे, लेकिन सारे घर पे खाए नहीं जाते थे. घर में 20 या 25 अंडे खाए जाते थे. उस वक्त काफ़ी बड़े पैमाने पर गांव में खेती होती थी और दिवाली के पहले दिन बैलों की टक्कर लगाई जाती थी. वो एक काफ़ी बड़ा फेमस खेल था. उसके लिए मेरा बैल जीतना चाहिए या मेरा बैल
जो हल चलाएगा उसे अच्छी तरीके से खींचना चाहिए, उसे ताकत मिले, इसीलिए 15 से 20 अंडे उन बैलों को खिलाए जाते थे। बाकी बच्चे हुए, हाँ, कच्चे अंडे खिलाए जाते थे। और उसके बाद आसपास के गांव में, यानी इंसान को एक बहुत बुरी आदत है, जब वो गलत काम करता है तो सोचता है उसका पड़ोस वाला भी उस गलत काम में उसकी तरफ से आ जाए। आसपास के गांव में ये अंडे बेचना शुरू कर दिया। 25 पैसे का एक या फिर 100 अंडे 50 रुपये में बेचे जाते थे। कुछ लोगों का उस दौर में घर चल जाता था कि जितने भी अंडे बेचो पैसा मिलेगा, आप अपना घर चला लो। और कुछ लोग थे जो शाम को 7 बजे के बाद, जिनको कुछ अच्छी आदतें होती है, उन अच्छी आदतों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल वो लोग करते थे। ये सिलसिला सारे कोस्टल एरिया में हर एक गांव में देखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं था, गांव के लोगों को ये पता था कि विष्णु का अवतार है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। फिर जब उनसे बात की, लोगों ने कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। उसमें से पहली इन्फॉर्मेशन ये थी, पूरी ज़िंदगी ये कछुआ समुद्र में गुजारता है। हमें अपने दादा परदादाओं से एक जानकारी मिली है कि पूरी ज़िंदगी पानी में गुजारने वाला ये कछुआ रेत पर आकर अंडे क्यों देता है, ताकि इंसान और बाकी जानवर उसे खाए। और अगर हम जाकर वो अंडे नहीं लेकर आए तो उसका इंसल्ट होगा, और इसलिए हम लोग जाते हैं, अंडे उठाकर लेकर आते हैं, ताकि उसका इंसल्ट ना हो, क्योंकि वो विष्णु का अवतार है। तो लोग इस डर की वजह से जाकर वो सारी चीज़ें करते थे। उन्हें ये बताया गया कि सबसे पहले इन अंडों में कुछ ना कुछ तो जिंदा तैयार होता है, यानी इसमें जान होती है। लोगों ने कहा इन अंडों में से कुछ पैदा नहीं होता, और इसीलिए एक नेस्ट 2002 को सबसे पहले एनजीओ ने अपने कंट्रोल में लिया। करीब 45 से 55 दिन लगते हैं इन अंडों को इंक्यूबेट होने के लिए। उसमें से जब पहला बच्चा बाहर निकला तो इस पहली डॉक्यूमेंट्री का पहला सीन था। तब गांव के स्कूल के बच्चे, सारे गांव के लोगों को वहां पर बुलाया गया और उन्हें दिखाया गया कि इन अंडों में जान होती है, इसमें कोई ना कोई तो जीव है जो पैदा होकर वापस इसी दुनिया में आता है। 50% लोग, जो लोग ये समझते थे कि इन अंडों में जान नहीं होती, इन लोगों ने अंडे खाना वहीं पर छोड़ दिया कि हम कुछ गलत कर रहे थे, इसके आगे ये गलती हम नहीं दोहराएंगे। अब वो लोग बचे थे जो लोग अंडे चुरा कर बेचा करते थे। अब उसके लिए कंट्रोल कैसे करना है, यही एक वजह थी कि 2002 से 2006 तक पहले 4 साल एनजीओ ने इन कछुओं के ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया, और फिर उन्हें समझ में आ गया कि अगर गांव के लोगों को कुछ भी पता नहीं, तो आसपास के गांव के या शहरों के लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। क्यों ना उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए, यहाँ पर वो कछुए के बच्चे दिखाए जाए और उन्हें इसके बारे में जानकारी हम दे दें। और यही वजह थी 2006 में पहला टर्टल फेस्टिवल हुआ, ताकि एक फिल्म लगाई जाए और उसके बाद लोगों को जानकारी दी जाए। तब हमें पता चला था कि गांव के लोगों की मेंटालिटी ऐसी थी, ये एक ऐसा गांव है, अगर आप सन 2002 से पहले इस गांव में आते तो गांव के लोगों को यहाँ उनके रिश्तेदार और दोस्तों के अलावा और किसी का चेहरा देखना उन्हें शायद पसंद नहीं था, क्योंकि गांव के लोगों के अलावा किसी को यहाँ पर कभी देखा नहीं गया था। यहाँ पर टूरिज़्म बिल्कुल भी नहीं था। गांव के लोगों से जब बात की कि यहाँ पर टूरिज़्म हम करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं, लोगों ने कहा यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। दूसरी बात उन्होंने की कि ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो, 225 घर है इस गांव में, सिर्फ 6 घर पहले तैयार हुए होम स्टे करने के लिए। लेकिन सवाल बाकी लोगों ने खड़े ऐसे किए कि समझ लो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मुझे नहीं पहचानते, मेरा होम स्टे आप मेरे घर पे रहने के लिए आ गए, जाते वक्त गलती से मेरी कोई चीज़ अगर आप लेकर गए तो भर के देगा कौन, ये सबसे पहला सवाल पूछा गया। तब हमने उन्हें बताया कि हर एक होम स्टे में एक रजिस्टर होगा, आने वाले बंदे का उसमें नाम, टेलीफोन नंबर, उसका गाड़ी का नंबर, उसका एड्रेस सब लिख लो। अगर गलती से कोई चीज़ उनके पास जाती है, फ़ोन नंबर पर कॉल कर लो, उनसे बोलो, या उनकी कोई चीज़ यहाँ पर रहती है तो उन्हें बताइए कि उनकी चीज़ यहाँ पर सेफ है। लोगों को तब समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं। और ऐसा एक गांव जहाँ पर किसी ने टूरिस्ट का टी नहीं देखा था, वहाँ पर 2006 में पहले 125 लोगों को लाया गया। 125 वो लोग थे जिन लोगों ने इस कंजर्वेशन के लिए एनजीओ को फंडिंग किया था, क्योंकि एनजीओ खुद से तो पैसे नहीं तैयार कर सकती, तो उन्होंने फंड रेज किए थे। 125 लोगों ने जो फंडिंग किया था, उन्हें जब यहाँ बुलाने की तैयारी हुई, सबसे पहले उनके शहरों में उनका ब्रेन वॉश किया गया। आप एक ऐसे गांव में जाओगे जहां पर लोगों को टूरिस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है पता नहीं, खाना कैसे परोसना है उन्हें मालूम नहीं, आपको वहां पर हो सकता है घर के बाहर आंगन में भी सुला दें, आपको सोने की तैयारी करनी होगी। लेकिन ये वो लोग थे जिन लोगों को नेचर से बहुत प्यार था, वो कहीं पर भी सोने के लिए तैयार थे। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने पहली बार जब हैचलिंग्स को देखा तो उन्होंने
सारे एनजीओ के मेंबर्स को बताया। अब इसके आगे जाकर हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को बताएंगे, लेकिन फेस्टिवल एक दिन का था, वो तो ख़त्म हो गया। ये सोचकर फिर दूसरे साल 2007 में हम लोगों ने 3 दिन का फेस्टिवल किया। फिर भी लोग उससे खुश नहीं थे कि अब जाकर हम और लोगों को बताएंगे, यहाँ पर आने के लिए हमें और एक मौका चाहिए। 2008 में 8 दिन का किया और तभी से अभी तक पहले 2 नेस्ट जब तक नहीं खुलते, हमें उस साल का, उस सीज़न का इंक्यूबेशन पीरियड जब तक पता नहीं चलता, तब तक हम फेस्टिवल डिक्लेयर नहीं करते। तीसरे चौथे नेस्ट से यहाँ पर फेस्टिवल चलता है और वो करीब 1 या 1.5 महीने तक चलता है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों की तरफ से मिलने लगा। गांव में लोगों को ये एक इनकम सोर्स हो गया। नतीजे में लोगों ने अंडे चुराना और बेचना बंद कर दिया और वेलास एक रोल मॉडल हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं था कि गांव के लोगों ने अंडे चुराना या बेचना बंद कर दिया, गांव के लोगों ने कुछ अच्छे डिसीजंस भी लिए। गांव का हुलिया, जब टूरिस्ट आते हैं तो गांव का हुलिया बहुत जल्दी बदलने लगता है। तो गांव शहर में तब्दील ना हो जाए, इसीलिए पहले ग्राम पंचायत में एक रेजोल्यूशन तैयार किया गया। उस रेजोल्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि गांव में सिर्फ होमस्टे होंगे, एक भी होटल यहाँ पर आप नहीं बना सकते। दूसरा रेजोल्यूशन ऐसे था, जो आप लोगों को हम बहुत मेहनत करवाते हैं कि गाड़ी ब्रिज पर लगाइए और पैदल वहाँ तक जाइए। ये एक कछुए का घर है जहाँ पर वो अंडे देने के लिए आती है। हमें इंसान को किसी का भी घर बर्बाद करने की कोई भी परमिशन नेचर ने नहीं दी। इसी वजह से वहाँ पर गाड़ी लेकर जाना किसी को भी अलाउड नहीं किया जाता। वहाँ पर आपको पैदल ही जाना है, वापस पैदल ही आना है, अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाना है। वजह यह है कि जब गाड़ियाँ बीचेस पर चलती है तो बीच हार्ड हो जाता है, उसका सरफेस हार्ड होता है। फीमेल वहाँ पर नेस्ट कर नहीं सकती, ऐसे बीच को वो रिजेक्ट करती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया, पहले 60 बीचेस पर ये काम किया था। आज महाराष्ट्र में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, जहाँ पर टोटल 35 बीचों पर ये काम चल रहा है। बीचेस है हमारे पास, यानी 50% नंबर डिक्लाइन हो गए। उसकी वजह यही थी, गलत तरीके का टूरिज्म बीच पर हो गया, जहाँ पर सैंड बाइक्स होते हैं, पैराग्लाइडिंग किया जाता है, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, घोड़ा गाड़ी चलाई जाती है, ऊँट घुमाए जाते हैं। वहाँ बीच का सरफेस हार्ड हो जाता है, वहाँ फीमेल नेस्ट नहीं कर पाती, उस बीच को वो छोड़ देती है और फिर एक बार वो अपना नया घर यानी नया बीच ढूंढने के लिए लगती है। आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, मैं आगे भी आपको काफ़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से चले और आप लोग इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, ये अगर आप सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें ऐसे बीच पर होने वाली एक्टिविटी को ना कहने की आदत डालनी होगी। क्योंकि अगर हम डिमांड करते हैं तो गांव के लोग, अगर आप लोग वेड़ास में भी ऐसे कुछ सैंड बाइक्स का डिमांड करोगे तो गांव के बच्चे जाएंगे, बैंक से लोन निकालेंगे, सैंड बाइक्स खरीदेंगे और वहाँ पर सैंड बाइक्स आपको दिखाई देगी। नतीजे में वहाँ का नेस्टिंग का नंबर कम होते जाएगा। इनकम सोर्स तो आज भी लोगों को बिना सैंड बाइक्स चलाए मिल रहा है। हम ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ अलग अलग बीच पर कर सकते हैं जिससे बीच का प्रोफाइल कभी चेंज ना हो या किसी का घर तहस नहस ना हो। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी बीच पर जाइए तो सेंसिबल टूरिस्ट बनकर आपको वहाँ पर जाना है। अब मैं वापस एक बार पीछे चलता हूँ कि इंसान पहले ये अंडे चुराया करता था, इंसान हम बाजू में निकाल देते हैं। अब हम इसमें प्रेडिटर्स को देखेंगे। इस बीच पर नेस्टिंग पीरियड के दौरान गांव के लोगों के अलावा बाहर के लोगों को शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक परमिशन जाने की नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ इस बीच पर शाम के वक्त गांव के कुछ कुत्ते घूमते हैं, जैकल्स घूमते हैं, वाइल्ड बोर घूमते हैं, हाइना घूमते हैं और लेपर्ड होते हैं। इन सारी चीज़ों का सामना कैसे करना है, वहाँ पर इतने साल काम करके हमें आदत पड़ चुकी है। लेकिन ऐसा कोई हादसा अगर वहाँ पर हो गया तो यहाँ पर ये टूरिज़्म पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। सेफ्टी की वजह से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नेस्टिंग पीरियड के दौरान ये बीच लोगों के लिए बंद किया जाता है। वजह यह है कि जैसे इंसान को पता होता है ये मादा अंडे देने के लिए बीच पर आती है, प्रेडिटर्स को भी पता होता है कि कौन से सीज़न पर कहाँ कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। ऐसे वक्त पे कुत्ते, जैकल्स या वाइल्ड बोर सूंघ कर पता लगाते हैं मादा ने कहाँ पर अंडे दिए हैं। वो गड्ढा ओपन करते हैं, जहाँ तक उनका मुंह पहुँचता है वहाँ के अंडे खा लेते हैं। गड्ढा ऐसे ही ओपन रखते हैं क्योंकि मादा एक बार अंडे देने के बाद उसके ऊपर रेत डाल देती है, खुद के बॉडी का प्रेशर देती है, 360 डिग्री घूमकर रेत उड़ाती है ताकि किसी को पता ना चले उसने अंडे कहाँ पर दिए। जो 360 डिग्री वो घूमती है उसे टर्टल डांस ऐसे हम लोगों ने नाम रखा है, क्योंकि वो डांस की तरह पूरा एक चक्कर लगाती है। लेकिन फिर भी कुदरत ने, मराठी में संस्कृत में कहा जाता है जीवो जीवस्य जीवनम,
हर एक को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे ढूंढनी है और कैसे उसका पता लगाना है और कैसे खानी है। ये 3 जानवर ढूंढ कर पता लगाते हैं कि अंडे कहाँ पर है। रेत खोद कर निकाल लेते हैं, अंडे जहाँ तक मुंह पहुँचेगा खा लेते हैं। गड्ढा ऐसे ही खुला रहने की वजह से वहाँ पर कभी टेम्परेचर क्रिएट नहीं होता, नतीजे में उस नेस्ट में से एक भी बच्चा बाहर नहीं निकलता। अब हम इंसान और प्रेडिटर्स को थोड़ा बाजू में निकालते हैं। अब एक मादा आती है, नेस्ट करके चली जाती है। अगर उसका नेस्ट हाई टाइड लाइन से काफ़ी करीब है और उसके बाद बहुत बड़ी टाइड अगर आने वाली है, फुल मून या नो मून की, तो ऐसे वक्त वो पानी अगर उसके ऊपर 3 या 4 बार चला गया तो उस नेस्ट में से एक भी बच्चा बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है। एक मादा आकर हाई टाइड लाइन से काफ़ी दूर जाकर अंडे देकर आती है। ऐसे वक्त पर 45-55 दिन उसके इंक्यूबेशन के पूरे होते हैं और बच्चे सरफेस पर आना शुरू होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद बच्चे जब निकलते हैं, अगर ठंड का वक्त है तो 60 या 65 दिन भी ये इंक्यूबेशन के लिए लगाते हैं। रात का वक्त है, अगर सरफेस पर बच्चा आता है और पानी तक की दूरी तय करता है, ऐसे वक्त रात को उसे घोस्ट क्रैब खा लेते हैं। अगर वक्त सुबह का है तो क्रैब के साथ साथ हवा में उड़ने वाले कुछ पंछी इन्हें खाते हैं, जैसे कि कौवे हैं, चील है, ब्राह्मणी काइट है या सीगल्स है। बच्चे उसमें से जो भी बचते हैं पानी के अंदर चले जाते हैं। पहले शुरुआत में इन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बार वो वेव्स उसे पीछे लेकर आती है। और इसीलिए आप सबको एक रिक्वेस्ट की जाती है कि जब तक पानी में पूरी तरीके से बच्चे नहीं जाते, पानी के अंदर कोई मत जाइए, क्योंकि एक लहर उसे लेकर आती है और शायद वो हमारे पैर के नीचे आ सकती है। हमें सोचना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, इन बच्चों की केयर करना हमारा जिम्मेदारी का हिस्सा बनता है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो नेचर को डैमेज करता है। और इसी वजह से 2 साल लॉकडाउन में वो घर पे रहा और बाकी सारे जानवर आराम से घूम रहे हैं। हमें सोचने का आज वक्त है कि हम कुदरत से कितना दूर जा चुके हैं। हमारे लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। हम अगर अच्छी तरीके से बिहेव करें, इन बर्ड्स और एनिमल को सपोर्ट करें, तो ये भी हमसे प्यार या लगाव करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इनके साथ आज जुड़ा हूँ। अब एक बच्चा जब पानी में चला गया तो बड़ी मछलियाँ इनका इंतजार करने के लिए वहां पर बैठी रहती है कि कब बच्चे आएंगे और ये कब उन्हें खाएंगे। बड़ी मछलियों से जो भी ये बच्चे बचते हैं, ये और पानी में अंदर चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े होते हैं। फिर एक बार उनका सामना इंसान से होता है, वो होते हैं मछुआरे। उनके फिशिंग नेट में अटकना, उनके बोट से टकराकर इनकी पीठ क्रैक होना, उनके बोट में जो इंजन लगते हैं उसके जो फैन ब्लेड्स होते हैं उसकी वजह से इनके फ्लिपर कट होना, ये ठीक से तैर नहीं पाते, अपना खाना ढूंढ नहीं पाते, नतीजे में ये मर जाते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या पिछले कुछ सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ऑयल स्पिल होता है। काफी बड़े पैमाने पर समुद्र के पानी पे ऊपर की सतह पर ऑयल देखा जाता है। ये जिंदगी पानी में गुजारने वाले कछुए हवा में ब्रीथ करते हैं। जब ये पानी के सरफेस पर आते हैं तो अपना सर पानी से बाहर निकालते हैं और हवा में ब्रीथ करके वापस चले जाते हैं। ऐसे वक्त अगर वहां पर ऑयल होगा तो वो ऑयल इसके नाक में चला जाता है। आप लोगों में से काफी लोगों ने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, एक कछुए के नाक में स्ट्रॉ अटका हुआ था। वो इतना डीप ब्रेथ करते हैं कि वो आधे से ज्यादा स्ट्रॉ उसके नाक में घुस चुका था। आप सोच सकते हो कि ऑयल कितना अंदर चला जाता है और सफोकेशन की वजह से ये मर जाते हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से हमें गवर्नमेंट बार बार और लगातार कह रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। ये प्लास्टिक की कैरी बैग व्हाइट कलर की या ट्रांसपेरेंट जब पानी में तैरती है, फ्लोट होती है, ये जेलीफिश की तरह दिखाई देती है। समुद्री कछुओं का जेलीफिश ये बहुत पसंद का खाना होता है। शुरुआत के कुछ सालों में हम लोगों को ऐसे मरे हुए कछुए मिले हैं जिनके पेट से हम लोगों ने 250 ग्राम प्लास्टिक निकाला है। और असल में 2008 में पहली शुरुआत दापोली तालुका में हुई। वहां पर पहले प्लास्टिक बैन किया गया, क्योंकि वहां पर दापोली तालुका में 8 बीचेस है जहां पर ये काम चलता है। वहीं पर लगातार 3 साल तक हमें ऐसे कछुए मिले जिसके पेट से हम लोगों ने प्लास्टिक निकाला और वहां पर शुरुआत हुई। आज पूरे देश में ये शुरुआत है कि हमें प्लास्टिक को ना कहने की आदत डालनी होगी। ये सारा चक्कर जब पूरा होता है तब जब 1000 बच्चे पानी में छोड़े जाते हैं, नंबर ठीक से सुनिएगा, जब 1000 बच्चे पानी में छोड़े जाते हैं उसमें से सिर्फ एक बड़ा होता है, 999 मरते हैं। यही वजह है, इसे हमें आज बचाना होगा। आप कहोगे कि इसे बचाने की जरूरत क्या है, इतने बड़े पैमाने पर अंडे देते हैं। मैंने आपको उसकी साइकिल बताई कि कैसे एक ही बड़ा होता है, एक ही बचता है। लेकिन समुद्री कछुए का पानी में असल में काम या उसका नेचर में किरदार क्या होता है, जैसे मीठे पानी के कछुए मीठे पानी को साफ रखने का काम करते हैं, उसी तरीके से समुद्री कछुए समुद्र में मिलने वाली एल्गे और घास को खाकर साथ ही साथ में यहाँ जो भी जानवर पानी में मर जाते हैं वो जब तक शोर पर नहीं आते उन्हें खाकर पानी साफ रखने का काम करते हैं।
ये पानी के स्कैवेंजर्स कहे जाते हैं। जो भी जानवर डीप सी में मरते हैं उन्हें खाकर पानी साफ रखने का काम ये करते हैं। लेकिन टोटल 7 स्पीशीज समुद्री कछुओं की पूरी दुनिया में पाई जाती है। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में 5 पाई जाती है, जिसमें से एक ग्रीन सी टर्टल गुजरात में नेस्टिंग के लिए आती है, जो शाकाहारी मानी जाती है। ये ज्यादातर घास और समुद्र का एल्गे खाती है। बाकी सारे जो होते हैं वो छोटे पैमाने पर ये घास और एल्गे खाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये स्कैवेंज करते हैं और खाना अपना खुद ढूंढकर खाते हैं। आपको जो लोग फिश खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये टर्टल बहुत जरूरी और शायद उनका दोस्त भी है, क्योंकि एक लिमिट तक समुद्र की घास जो क्रीक में उगती है या समुद्र की सतह पर उगती है उसे खाकर मछलियों को अंडे देने के लिए ये जगह तैयार करके देती है। और यही वजह होती है कि वहां पर मछली जाती है, अंडे देती है और हमारे प्लेट में मछली आती है। तो हमारे लिए फिर कछुआ, जो लोग फिश खाते हैं उनके लिए कछुआ थोड़ा सा जरूरी है। ये काम काफी सालों से चलता आ रहा था। गांव के वो लोग जिन लोगों ने कोचिंग किया उन लोगों को आज कंजर्वेशन में हम लोगों ने चेंज कर दिया। काफी सारे बीचेस हैं जहाँ पर ये काम चलता है। काफी सारे बीचेस पर ये अंडे जमा करना और हैचलिंग्स को रिलीज करने वाले ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अंडे चुरा कर खाए हैं। ऐसे ही लोगों को बदलकर उसमें डाल दिया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रत्नागिरी डिवीजन का था। क्योंकि ऐसा कोई एक काम जब एक एनजीओ लोकल कम्युनिटी के साथ करती है और कोशिश करती है पोचर्स को बदलकर कंजर्वेशन या कंजर्वेशनिस्ट बनाने की, तो उनके ऊपर भरोसा कितना किया जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रत्नागिरी डिवीजन ने वो भरोसा 2002 से दिखाया। इसी वजह से आज तक जो लोग बीच पर काम करते हैं उन्हें जो काम का उनका पीरियड होता है उसमें इन्हें पेमेंट किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। हम काफी बार कहते हैं कि डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ पर कोस्टल एरिया में जितने भी लोग काम करते हैं डिपार्टमेंट उन्हें पेमेंट करता है। हैचरी के लिए जितना भी सेटअप, बैनर, बोर्ड रखते हैं, ये सारी चीजें वहीं से खड़ी की जाती है। डिपार्टमेंट का सपोर्ट ना होता तो ये काम कभी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अहमियत एक टाइगर के लिए है वही अहमियत इस सी टर्टल के लिए है। दोनों शेड्यूल 1 स्पीशीज में आते हैं। इन्हें बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों ने आज तक यहाँ पर जो काम किया, गांव के लोगों को अवेयर किया कि हमें जो चीजें हमने गलत की है उसे सुधारना है। मराठी में अगर कहे तो एका पिढीने चूक केली होती, दुसरी पिढी ती सुधारायचा प्रयत्न करते हैं। एक जनरेशन ने गलती की थी, दूसरी जनरेशन उस गलती को सुधारने में आज लगी हुई है। और आप जैसे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों के पीठ पर एक शाबाशी मिलती है कि आप जो काम करते हैं वो अच्छा है। इसीलिए इतने नंबर्स में आज यहाँ लोग, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो उनके उसके लिए सॉरी, लेकिन आप खड़े होकर भी सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरूरी है ऐसे ही लोगों को तैयार करना, क्योंकि आप एज ए टूरिस्ट अलग अलग बीचेस पर जाओगे, आप वहां पर जब वहां के बीच स्पोर्ट्स को ना कहोगे, अपने आप वो बीच सी टर्टल अपनाना शुरू करेगी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, काम की शुरुआत जब की तो नंबर्स काफी डिक्लाइन हुए थे। रत्नागिरी में 4 साल पहले सिर्फ 14 बीच बाकी बचे थे। जिस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स काफी गांव में किए, आज रत्नागिरी में टोटल 17 बीचेस हैं। ये काम काफी साल से चला और 2015-16 में मैंग्रोव फाउंडेशन, मैंग्रोव सेल इसमें एंटर होगी। उन्होंने आंजरले में पहला टर्टल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। गांव के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मैंग्रोव सेल ने मिलकर वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। फेस्टिवल बहुत अच्छी तरीके से लोगों से सराहा गया, लेकिन तब पता चला कि थोड़ा और रिसर्च होना इस पर जरूरी है। आप हैचरी के पास गए थे, वहां पर कुछ लकड़ियां खड़ी है और बीच में 2 टोकरियां रखी है, उसके ऊपर और 2 टोकरियां रखी है। वो डेटा लॉगर्स हैं, टेम्परेचर मीटर है। जो नेस्ट में प्रोब छोड़े गए हैं उस नेस्ट का टेम्परेचर कितना है ये देखने के लिए हम लोगों ने वो एक स्टडी या एक रिसर्च अपनाया है। क्योंकि हम लोगों में तो सोनोग्राफी करने के बाद पता चलता है कि पैदा कौन होगा, लड़का या लड़की। कछुए और मगरमच्छ में टेम्परेचर डिसाइड करता है कि पैदा कौन होगा, नर होगा या मादा। लोअर द टेम्परेचर मेल पैदा होते हैं, हायर द टेम्परेचर फीमेल पैदा होती है। जो भी रिसर्च पेपर हमने पढ़े हैं उसके मुताबिक 26 डिग्री से 32 डिग्री तक का टेम्परेचर इन्हें इंक्यूबेशन के लिए लगता है, जिसमें 26 डिग्री से 28 या 29 डिग्री तक जो पैदा होते हैं वो मेल्स होते हैं, और 28-29 डिग्री से 32 या 33 डिग्री तक जो भी बच्चे पैदा होते हैं ये फीमेल्स पाए जाते हैं। उसका एक स्टडी यहाँ पर किया जा रहा है कि कितने नंबर्स में मेल या फीमेल तैयार हो रहे हैं। और साथ ही साथ में एक और बहुत बड़ा काम हम लोगों ने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आज 21 साल पूरे हो रहे हैं। गुजरात, गोवा, कर्नाटका और केरला, इन सारे राज्यों में पिछले 30-35 साल से ये कंजर्वेशन का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नेस्टिंग होता है
उसे स्पोराडिक नेस्टिंग कहा जाता है। यानी आज एक मादा अगर अंडे देती है, 8-10 दिन बाद दूसरी आती है, 10-15 दिन बाद तीसरी आती है, कभी नो मून या फुल मून नाइट में एक ही दिन में, एक ही रात में 2-2, 3-3 मादाएं आती है। ऐसे वक्त पर उस मादा के पीठ पर एक मशीन बिठाना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये काम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ करना था। मैंग्रोव सेल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ एक प्रोग्राम टाइप किया, एक प्रोजेक्ट किया, जिसमें महाराष्ट्र की कोस्ट पर 5 मादाओं को सैटेलाइट ट्रांसमीटर बिठाने की बात तय हो गई। अब बैड लक किसे कहते हैं ये आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट का काम होता है, मराठी में कहा जाता है कि सरकारी काम 6 महीने थाम। कोई भी काम बहुत जल्दी नहीं होता जब गवर्नमेंट प्रोसेस में जाता है। गाँव में ये बहुत बार दोहराया जाता है, लेकिन बहुत जल्दी लॉकडाउन से पहले परमिशन के लिए एक लेटर डाला गया, क्योंकि इसके लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री की परमिशन लगती है। परमिशन 3 महीने के अंदर मिल गई। परमिशन का लेटर आया और दूसरे दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। हमारे सैटेलाइट ट्रांसमीटर न्यूजीलैंड से आने वाले थे, वो वहीं पर रह गए। हमारे लिए फिर एक बार अब रुकना था और इंतजार करना था कब लॉकडाउन खुलेगा, प्रोसेस वापस की जाती है, क्योंकि आपको परमिशन 1 साल या उस पीरियड के लिए मिलती है। जैसे ही सेकेंड लॉकडाउन में थोड़ा थोड़ा सब जगह पर काम शुरू हो गया, फिर एक बार वहां पर सेंट्रल मिनिस्ट्री के लिए एक लेटर भेजा गया। इस बार 2 महीने में परमिशन आ गई। परमिशन मिलते ही सैटेलाइट ट्रांसमीटर यहाँ पर आ गए, और उसके बाद मेरे जैसे 20 साल काम करने वाले के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि कुछ ऐसे डेट्स देने हैं जिस डेट पर देहरादून से टीम आएगी और यहाँ पर फीमेल होना जरूरी है। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरा साइंस से कोई रिश्ता नहीं है। मैं काफ़ी सारे किताबें और रिसर्च पेपर पढ़ चुका हूँ, जिसका सारा क्रेडिट सह्याद्री निसर्ग मित्र के प्रेसिडेंट भाऊ काटवेरे को जाता है। और दूसरे मेरे गुरु हैं गोपीनाथ महाडिक, जो विलास में आज 86 ईयर्स के हैं, जो चौथी में थे तब से अंडे चुराते थे। तो उन्हें मुझे अंडे कैसे ढूंढा करते हैं उन्होंने मुझे सिखाया, और भाऊ काटवेरे ने मुझे किताबें पढ़कर अलग अलग रिसर्च पेपर पढ़ाए हैं कि आप ये देखो, आपको लोगों से बात करनी होगी, तभी लोग आप जैसा कहेंगे वैसा करने की कोशिश करेंगे। उस रिसर्च पेपर में हमें पता चला था इंडिया में, उड़ीसा में 60 मादाओं के ऊपर ऐसे सैटेलाइट ट्रांसमीटर बिठाए गए थे, इनका ट्रैवलिंग एरिया देखने के लिए कि ये अंडे देने के बाद कहाँ कहाँ पर जाते हैं वो देखना था। लेकिन उसमें से एक भी मादा वापस उसी सीजन में अंडे देने के लिए उस बीच पर नहीं आई। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इन कछुओं में क्लच सिस्टम होता है। अगर एक मादा नवंबर में समझिए अंडे देने के लिए आई, तो 25 से 30 दिन बाद वो वापस उसी बीच या आसपास के बीच पर अंडे देने के लिए बाहर निकलती है। वापस 25 या 30 दिन बाद वो अंडे देने के लिए बाहर आती है। ऐसे एक सीजन में वो 2 या 3 बार अंडे देती है। अगर उसने ऐसे 2 या 3 बार अंडे दिए तो आगे 1-2 साल वो अंडे देने के लिए नहीं आती। और कुछ मादाएं ऐसी होती है जो साल में सिर्फ 1 बार अंडे देती है, और वो हमेशा हर साल आती रही। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कॉमर्स का। अगर मुझे कहीं पर फायदा हुआ तो बैलेंस शीट मेंटेन करना। मैंने अंडे कितने मिले, बच्चे कितने छोड़े, ये जैसे डेटा रखा, उसी तरीके से कौन से डेट में मादाएं आती है ये भी डेटा कंपाइल करना मैंने शुरू किया था। तब मुझे पता चला कि पहले तो परमिशन मिली थी गुहागर में 5 मादाओं को ट्रांसमीटर लगाने की। डॉक्यूमेंट्री में आपने एक इंसान को देखा था, डॉक्टर मानस मांजरेकर। मैंने उनका बहुत दिमाग खाया था कि सर मेरे पास कुछ ऐसे डेट्स हैं जिस डेट पर बेलास में एक मादा 100% आएगी, आप उस डेट के लिए टैगिंग प्रोग्राम चेंज कर लो, हम यहाँ पर 1 या 2 मादाओं को टैग लगाएंगे। बहुत मुश्किल से हमारे IFS ऑफिसर जो अभी आपने देखे थे वीरेंद्र तिवारी सर, उन्हें हम कन्विंस कर पाए, और व्यास, आंदरले, केळशी, हरिहरेश्वर और मारड़ 5 बीच पर मिलकर 2 मादाओं को टैग करने की परमिशन मिली। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैंने जो डेट्स निकाले थे उसमें से 12 साल से एक मादा अंडे देने के लिए उसी दिनों में आती है, और एक मादा 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटे में वहीं पर आती है। स्टडी यहाँ तक कर चुका हूँ कि जब मैं समुद्र की तरफ मूव करता हूँ तो इन डेट्स के दौरान वो मादा मेरे लेफ्ट में आती है और दूसरी मादा मेरे राइट में आती है। इसका एक दोस्त है अक्षय मांडवकर, जो लास्ट क्लिप में आपको देखने मिला था। न्यूज रिपोर्टर जब होते हैं, सॉरी कि मैं थोड़ा खुल के बात कर रहा हूँ, कि उन्हें ऐसे होता है ना कि जो आदमी कहता है वो सच कहता है या नहीं कहता, तो उसे पहले तराशा जाता है।
है ना, क्योंकि वो सही कहता है या नहीं देखना है। वैसे ही अक्षय एक बार आया था आप जैसे ही कहीं पर तो बैठा था, और मैंने उसे कहा, मतलब लोगों से बात करते हुए मैंने कहा कि आज मैं इस काम से इतना जुड़ चुका हूँ कि मादा कछुआ पानी से निकलने से बाहर निकलने से पहले मुझे इंट्यूशन मिलता है, और मैं बताता हूँ अभी फीमेल आएगी, और आधे घंटे या 1 घंटे के बाद वहाँ पर फीमेल आती है और अंडे देती है। उसने ये जब सुना वो दूसरे साल वापस आ गया और कहा कि लास्ट टाइम आपने बताया था कि आपको समझ में आता है मादा बाहर निकलती है, मुझे देखना है। हम बात कर रहे थे आंसरले बीच पर, मैंने उसे इतना ही कहा कि हवा का रुख बदल गया, उसने मुझे कहा कि फीमेल आएगी, आधे घंटे बाद फीमेल बाहर निकली, उसने अंडे दिए। अब ऐसे था, मराठी में कहा जाता है कावड़ा बसायला आणि फांदी मोडायची। इसे लगा कि इसने बोला फीमेल आ गई, ठीक है। वो दूसरे साल फिर एक बार आ गई। फिर एक बार हम विलास में ही बैठे थे, विलास में मैंने उससे कहा कि देख आज भी फीमेल आएगी। 15 मिनट बाद फीमेल बाहर निकली, उसने अंडे दिए। यही किस्सा टैगिंग के दौरान हुआ। डॉक्टर मानस मांजरेकर और डिपार्टमेंट की सारी टीम यहाँ पर बैठी थी, मैं और मेरा गार्ड, हम लोग पीछे आंगन में बैठे थे। हवा का रुख बदल गया, मैंने गार्ड को बोला हम जाते हैं बीच पर, फीमेल बाहर निकलने वाली है। बीच मैनेजर्स जो अभी वहाँ पर हैचलिंग रिलीज कर रहे थे, उन लोगों को वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए रखा था, क्योंकि वो जब वापस आएंगे पूरी रात हम वहाँ पर पेट्रोलिंग करने वाले हैं। मैं जब तक हवा का रुख बदल कर मैं घर पे आकर मानस सर को बता रहा था कि सर हमें बीच पर जाना जरूरी है, अभी फीमेल बाहर निकलेगी, मेरी बात जब तक पूरी हो रही थी वीरेंद्र का फोन आया, फीमेल बाहर निकल रही है। हमारा जो मैंग्रोव फाउंडेशन का सोनेरेशिया नाम का एक मैगजीन आता है, डॉक्टर मानस मांजरेकर ने उसमें लिख दिया कि मैंने सिर्फ सुना था, मैंने खुद आजमाया कि ये बताता है और फीमेल बाहर निकलती है। लेकिन अगर मेरे अंदर पेशेंस ना होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। हमें अक्सर कहा जाता है कि आपको जो पढ़ाने वाले होते हैं वो बहुत सख्त होना जरूरी है। आजकल तो स्कूलों में ऐसे नहीं चलता, टीचर अगर सख्त है तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन मेरे 2 गुरु जो फील्ड पर और मुझे पेपर देकर पढ़ाने वाले थे, इन लोगों ने पहले 6 साल तक मुझे एक भी फीमेल देखने नहीं दी। मैं बीच पर सिर्फ घूमता था, ये लोग फीमेल देखते थे, मैं वापस आता था तो ये लोग अंडे निकाल कर मुझे दिखाते थे, फीमेल आकर गई और तू उस तरफ था, मैं इस तरफ रहता था तो उधर फीमेल आती थी। 6 साल तक मैंने अपने पेशेंस रखे कि इन्हें पता चलता है लेकिन मुझे पता नहीं चलता, मैं कहीं पर तो कम पढ़ रहा हूँ, मुझे इसके आगे कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने चोरी छुपे उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया कि इन्हें कैसे पता चलता है, और तब से लेकर आज का दिन है, एक भी साल ऐसा नहीं कि अब मैं एक से ज्यादा, काफी ज्यादा फीमेल्स को देखता हूँ। और आज की तारीख में बहुत सारे बीचेस ऐसे होते हैं जहाँ पर नेस्टिंग काफी लेट होता है, वहाँ के बीच मैनेजर मुझे फोन करके बुलाते हैं, मोहन दादा तू तिकडे ये, तू आल्याशिवाय मादी काही येणार नाही। जाता हूँ वहाँ पर फीमेल आती है। आप काफी सारे बीचेस पर घूमोगे तो उनसे बात कर सकते हो, वो आपको बताएंगे हमारे यहाँ पर नेस्ट नहीं होता, तो जैसे भगवान के सामने फूल रखा जाता है और कुछ मांगा जाता है, मुझको फोन करके बुलाते तू आ जा। और जब भी जाता हूँ ये मेरी तकदीर है, शायद मेरी जिंदगी में ये काम लिखा था, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ मुंबई में, ये मेरा नेटिव प्लेस है। 23 साल पहले मैं मुंबई छोड़कर यहाँ पर सेटल हुआ, शायद ये काम मेरे नाम का लिखा हुआ था। कुछ दिन पहले पुणे आकाशवाणी से एक ग्रुप आया था, एक रिकॉर्डिंग हुई थी पुणे आकाशवाणी पर, और वो सेंटेंस मुझे काफी अच्छी तरीके से मेरे दिमाग में घुस गया। इतने साल काम करने पर भी मैंने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया था। उन्होंने एक राइटअप भेजा था मुझे, और उसमें उन्होंने कहा था कि कूर्मावतार विष्णु का एक अवतार है, और ये काम करने वाला 20 साल से एक लड़का जो है उसका नाम भी मोहन है। तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है। और मैंने जैसे कहा कि मैं मुंबई छोड़कर यहाँ पर आना, मैं यहाँ पर काम करना, और शायद मेरा नाम मोहन होना, ये शायद ऊपर वाले ने लिखा था कि मेरी जिंदगी का एक काम और अहम हिस्सा यहाँ पर था, इसीलिए शायद मेरा नेतृत्व हमने डिसाइड किया। पहली मादा तो हमारे हाथ में आ गई। WIA की टीम यहाँ पर पहुंच ही रही थी। 7:30 बजे अंडे देने के बाद उस फीमेल को हमने अपने कस्टडी में लिया। 9 बजे WIA की टीम यहाँ पर पहुंची। डॉक्टर सुरेश कुमार, सीनियर साइंटिस्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, यहाँ पर आए थे, मेरे ही घर पे रहने के लिए थे, जो मेरा सौभाग्य था। यहाँ पर बात कुछ ऐसी हुई, रिसीव करने के लिए मुझे भेजा गया, गलत आदमी को गलत काम दे दिया। वो सर यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे गलत आदमी को गलत सवाल पूछ लिया कि पहले टैगिंग करेंगे या खाना खाएंगे। मैंने कहा सर पहले फीमेल को पकड़ा है, पहले टैगिंग करेंगे बाद में खाना खाएंगे, क्योंकि उसे 7:30 बजे कस्टडी में लिया है। अंडे देने के लिए बाहर निकलना, गड्ढा तैयार करना, अंडे देना, गड्ढे को भरना, रेत उड़ाकर वापस चले जाना, इसके लिए करीब उसे 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं। और इसके ऊपर जो ग्लू लगने वाला था उसे सूखने के लिए करीब 6 से 8 घंटे लगते हैं। मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि हम इसे इतनी देर नहीं रोक सकते। मैं सर को वहां पर लेकर गया, और मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन मैंने इतने बड़े साइंटिस्ट को बीच पर टिफिन लाकर वहीं पर खाना खिलवाया। सर पहले आप उसको टैग कर लो। रात को 9 बजे आंजरले से फोन आया, दूसरी फीमेल हमें वहां पर मिली। 1:30 बजे यहाँ पर टैगिंग का काम पूरा करके खाना खाकर हम सारी टीम आंजरले पहुंचे, और जो दूसरी फिल्म थी
उसका वो शुरुआत का सीन था। पहाटे से 4 बज गए, सुबह 4 बजे हम लोगों ने वो टैग लगाया। यहाँ विलास आंजर्ले उस दौरान 8 डिग्री टेम्परेचर बीच पर था। ऐसे वक्त पर हम लोग बीच पर काम कर रहे थे। उसे टैग लगाने के बाद हम विलास में वापस पहुंचे। फीमेल को छोड़ना था। नाम डिसाइड किया गया कि वेस्ट कोस्ट पर सबसे पहला इंसिडेंस हुआ है, हम इसका नाम प्रथमा रखेंगे, क्योंकि पूरे वेस्ट कोस्ट में हमने पहली डेयरिंग दिखाई है और वो सक्सेसफुल हो गई। तो मैंने एक सेल्फी निकाली, उसमें मैं खड़ा था, सेल्फी के लिए टर्टल था और पूरी पेट्रोलिंग टीम थी। मैंने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर दी और हमारे ऑफिस से परमिशन लेकर मुंबई तरुण भारत की ये सारी टीम आई थी, जिन्होंने ये पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। अंजर ले गए, वहाँ जिस रात वो फीमेल मिली वहाँ पर एक देवी है जिसका नाम सावणी करीन है, उसका उत्सव था, इसीलिए उस फीमेल का नाम सावनी रखा गया। बैड लक का दूसरा दौर, 5 मादाओं को टैग करना था, हमने कर तो दिया। 3 के नाम बताकर फिर मैं बताता हूँ कि दूसरा बैड लक कैसे शुरू हो गया। जो तीसरा दूसरा दौर था गुहागर में टैग करने का। वीरेंद्र तिवारी सर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इन्हें फील्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये खुद हमें बताते हैं। और तब ऐसे हो गया कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है, मैंने पहले वक्त मिस किया, मैं फील्ड पर जाऊंगा और सर खुद आ गए गुहागर में। तिवारी सर आए रिसीव करने के लिए, मैं और डॉक्टर मानस मांजरेकर गए। सर जैसे ही गाड़ी से उतरे, पहला सवाल, आज फीमेल आएगी? मेरे मुँह से निकल गया, सर आज फीमेल आएगी, आज हम एक को टैग करेंगे। उन्होंने कहा फोन करके मुझे मिला। गुहागर का पूरा बीच 6.5 किलोमीटर का, हमने उस बीच को डिवाइड किया। 1-1 किलोमीटर में हमारे 2 लोग घूमेंगे, जिससे भी पता चलेगा फीमेल आ रही है। वो पानी से बाहर निकलते वक्त पता लगता है, क्योंकि हम जब साइड लाइन से घूमते हैं तो एक तो आपने बीच को देखा होगा, तो इस शोर पर कहीं पर भी पत्थर नहीं है, आपको दूर दूर तक पता चलता है की कोई पत्थर गिर रहा है। किनाऱ्यावरती दगड नसतात, तो किनाऱ्यावरती काहीतरी हलत असेल तर अशा वेळेला तो दगड नसतो, ती मादी असते हे लक्षात येते। जर किनाऱ्यावरती दगड असतील तर ती मादी आहे का दगड हे ओळखणं कठीण होतं। एवढी मोठी, वजनाला साधारण 45 ते 55 50 किलो। अब यहाँ पर हमारे टीम में थोड़ा सा झगड़ा शुरू हो गया कि मेरे साथ पेट्रोलिंग के लिए एरिया में रुकेगा कौन, क्योंकि गारंटी ये थी 5 हिस्सों में बांटा गया था बीच को, जहाँ पर मैं पेट्रोलिंग करूंगा, फीमेल वहीं पर बाहर निकलेगी। हमारे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ने बात सबको क्लियर कर दी, मैं मोहन के साथ रुकूंगा, आप अपना अपना देख लो। जहाँ पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे वहीं पर फीमेल बाहर निकली। हमने सर को कॉल किया, सर ऐसे ऐसे फीमेल बाहर निकली है। सर फैमिली के साथ आए थे, वो वहाँ पर लेकर आए। फिर हमने वही चोरों का तरीका इस्तेमाल किया, रेत निकाली, अंडे गिरते हुए उन्हें दिखाए। सर खुश हो गए। दूसरे दिन मुझे ब्रेकफास्ट के लिए इन्वाइट कर, दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के लिए गया, वाला मुंह में डालने ही वाला था। सर ने पूछा बाकी 2 को कब टैग करना है। मैंने वहाँ पर भी बोल दिया तो आज 2 को टैग करेंगे, हम कल पैकअप करके निकल जाएंगे। डॉक्टर मानस मांजरेकर ने मुझे थोड़ा साइड में ले लिया, उन्हें पूछा तुमने क्या कहा है, तुझे पता चला कि आज 2 फीमेल को टैग करेंगे। वजह ये थी कि वीरेंद्र तिवारी सर नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद वापस मुंबई के लिए निकलने वाले थे। जब मैंने कहा कि आज 2 फीमेल आने वाली है, वो गुहागर में रुके। IFS ऑफिसर का फील्ड पर रुकना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑफिस में फाइल की हाइट काफ़ी बढ़ने लगी। ऐसे वक्त मेरे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर था। जैसे मैंने कहा, फीमेल या ऊपर वाला दोनों का मेरे ऊपर बहुत अच्छा कदम है। उस रात गुहागर में 5 मादाएं बाहर, हमारे लिए ऑप्शन था कि उसमें से 2 कौन सी सिलेक्ट करनी है। 2 मादाओं को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, जिसका वजन काफ़ी अच्छा था, उन्हें हमने टैग किया। जो तीसरी मादा को टैग किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, उसका नाम वनश्री ऐसे रखा। चौथी मादा जो हमें बाहर आते हुए मिली, उसके ट्रैक पर आज आपने देखा होगा कि हैचलिंग जब पानी में जाता है तो अपने पैरों के निशान छोड़कर चला जाता है। मादा जब बाहर आती है तो उसके पैरों के निशान ऐसे ही बाहर मिलते हैं, जिसे ट्रैक कहा जाता है। वहाँ पर हमें 1 रुपये का कॉइन मिला, मतलब मराठी में लक्ष्मीच्या पावलाने की आली, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा है। अब 5वीं मादा का नाम रखना था, हमें पता नहीं था कि नाम क्या रखना है, क्योंकि गुहागर में जो मंदिर है वो शंकर का मंदिर है, वैडेश्वर। हम एक मर्द का नाम औरत को नहीं रख सकते। सवाल था तो गांव के लोगों को बुला लिया कि आप नाम सजेस्ट करो। उन्होंने कहा यहाँ पर रेवा नाम की नदी बहती है, और इसीलिए 5वीं फीमेल का नाम रेवा रख दिया। अब हम ज़्यादा एक्साइटेड थे कि 5 फीमेल सक्सेसफुली पानी में चली गई, इनका ट्रैक देखना था। जिस मादा को विलास में ट्रैक किया था
वो गुजरात बॉर्डर तक जाकर वापस घूम कर आई, उसका आखिरी सिग्नल कर्नाटका में मिला और बाकी सारे कर्नाटका में ही लास्ट सिग्नल लेकर चले गए। ये जो मशीन बिठाई गई थी इसका बैटरी बैकअप करीब 700 दिन का था, करीब 2 साल का। दूसरा बैड लक जो मैंने आपको कहा, 3 महीने में सारे मशीन के बैटरी ड्रेन हो गए। हमारी स्टडी वहीं पर रुकी और 2 ट्रांसमीटर WIA की तरफ से आए थे और 3 ट्रांसमीटर मंडो फाउंडेशन ने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। वापस एक बार लेटर दिया गया कि 5 मशीन में कोई प्रॉब्लम था, 3 मशीन रिप्लेस हो गए। और कहा जाता है कि काफी बार आप जब मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत पानी में चली जाती है। हमने इतनी सारी मेहनत की, मशीन बंद हो गए, हमारे सारे मशीन पानी में ही चले गए। 9 लाख रुपए मैंग्रोव फाउंडेशन के पानी में चले गए थे, लेकिन मशीन इस बार रिप्लेस हुए, उसमें से एक कस्टम क्लियरेंस में अटक गया। और इस बार इस सीजन में 20 फरवरी से 24 फरवरी के दौरान हमने और 2 मादाओं को टैग कर दिया। उसमें से एक गुहागर का जो बीच है उस एरिया का नाम है बाग गुहागर, इसीलिए उस मादा का नाम हमने बागेश्वरी रखा। और गुहागर का जो सेंटर पॉइंट है वहां पर एक मादा आई, इसके लिए उसका नाम हमने गुहा रखा। आज सुबह का उसका सिग्नल है, दोनों भी सेफली रत्नागिरी के शोर में आसपास तैर रहे हैं। लेकिन ओडिशा में 60 फीमेल्स को जो टैग लगाए गए थे उसमें से क्लच करने के लिए, यानी वापस उसी बीच पर नेस्टिंग करने के लिए 60 में से एक भी नहीं आई थी। ना तो उसमें से एक वेस्ट कोस्ट तक चली आई थी, लेकिन तकदीर किसे अच्छी कहते हैं। 5 मादाओं को जो हमने टैग किया उसमें से आंजरले में जिसे टैग किया गया था सावनी, 30 दिन बाद उसने केलशी में आकर एक बार नेस्ट कर दिया। और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात हुई कि अभी तक हम दुनिया भर के रिसर्च पेपर देख रहे थे कि इनमें क्लच सिस्टम होता है। भारत का पहला रिसर्च पेपर क्लच सिस्टम का महाराष्ट्र में सिर्फ 5 फीमेल को टैग करने के बाद हम तैयार कर पाए। और अभी हमें यही देखना है जो मादाएं यहाँ पर ट्रैक की जाती है, क्या ये वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जाती है क्या? अगर ये नहीं जाती तो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट का पॉपुलेशन पूरी तरीके से अलग है, ये हमें पता चलेगा। और अंडे देने के बाद ये कहाँ कहाँ पर घूम कर जाती है और वापस आने पर ये कहाँ कहाँ से जाकर आई, ये भी बात हमें बताती है। यही देखना है। धन्यवाद।